दोस्तों, आपकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा जब आपको किसी ने कहा हो कि तुमने तो मेरे मन की बात कर ली, मैं अभी यही कहने वाला था। या जब आप किसी को याद करें और उसकी कॉल आ जाती है, या वो इंसान आपके सामने प्रकट हो जाता हो, या आपको ये लगता हो कि कुछ समय से आपको ठीक नहीं लग रहा है, आपका कोई स्वजन, आपका कोई प्रिय व्यक्ति या आपका लव्ड वन किसी मुसीबत में है और कुछ दिन बाद आपको ऐसे ही समाचार मिलते हो। तो दोस्तों, ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं लेकिन हर किसी के साथ होता है और बहुत बार होता है। तो क्या आप हर बार होने वाली इस घटना को कोई संजोग कहेंगे? जी नहीं दोस्तों, ये असल में टेलीपैथी है। टेलीपैथी ये कुछ भी हो लेकिन विज्ञान तो नहीं है। विज्ञान में सिर्फ उन चीजों को ही स्थान मिलता है जिन चीजों का परीक्षण आप जितनी भी बार करो उतनी बार वो सत्य के रूप में सिद्ध होती हो और हर बार एक ही रिजल्ट मिलता हो। विज्ञान के किए गए परीक्षणों के रिजल्ट अलग अलग नहीं हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल दे के बताऊं दोस्तों, तो दो पदार्थों के बीच अंतर अगर दोगुना होगा तो उनके बीच की ग्रेविटी 4 गुना कम हो जाएगी। ये सर आइजैक न्यूटन का सिद्धांत है जिसे विज्ञान ने एक लॉ के रूप में स्वीकारा है, क्योंकि ये फॉर्मूला अचल है, इसमें कोई भी अपवाद को स्थान नहीं है और इसका परीक्षण आप कितनी भी बार करो उसका रिजल्ट फॉर्मूला के मुताबिक और हर बार एक ही मिलेगा। लेकिन जब हम टेलीपैथी की बात करते हैं तो हर बार उसका रिजल्ट एक जैसा नहीं मिलता है। हर बार हमारी धारणा के मुताबिक हमें कंक्लूजन नहीं मिलता। और वैसे भी एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति को प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना उसके विचारों को पा ले, समझ ले, ये आपको कितना लॉजिकल लगता है? आंख, कान, नाक, स्पर्श, इनमें से किसी भी इंद्रिय को काम में लिए बिना सिर्फ किसी के विचारों को मनोभाव से प्राप्त कर लेना स्वाभाविक ही असंभव लगता है। लेकिन फिर भी टेलीपैथी के ऊपर दुनिया में कई जगह पे आज भी रिसर्च हो रहे हैं और दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक ये रिसर्च कर रहे हैं। और टेलीपैथी पर सबसे ज्यादा रिसर्च जहां पर होते हैं वो जगह है ऑस्ट्रेलिया, और जिन पर होते हैं वो लोग हैं ऑस्ट्रेलिया के मूल आदिवासी लोग। ऑस्ट्रेलिया के मूल वतनी वहां के आदिवासी लोग टेलीपैथी के रिसर्च के लिए आज के वैज्ञानिकों की सबसे पहली पसंद बन गए हैं और उसके पीछे एक कारण भी है दोस्तों। आपको बताता चलूं कि ऑस्ट्रेलिया का विस्तार 76 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जो भारत से 2.5 गुना बड़ा है। और इस ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले टोटल लोगों की संख्या है सिर्फ और सिर्फ 2.5 करोड़। और इन 2.5 करोड़ में से भी वहां के मूल निवासी, वहां के आदिवासी है कुछ 1 मिलियन से भी कम, यानी कि करीब 9 लाख लोग। अब दोस्तों, जब ऑस्ट्रेलिया में बाहरी लोग नहीं आए थे और यूरोप से गोरी प्रजा भी वहां पर नहीं गई थी, तब इतने बड़े देश में जो भी कुछ आदिवासी रहते थे उनके कबीले ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही बड़े विस्तार में यहाँ वहां बिखरे हुए थे। उस जमाने में इन आदिवासियों के पास एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के प्राथमिक साधन भी नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के ट्राइब, उनके कबीले इतने दूर दूर तक थे कि खुद ऑस्ट्रेलिया उनके लिए एक दुनिया थी, और अलग अलग कबीले इतने दूर कि वहां पर पहुंचना भी उस वक्त एक देश से दूसरे देश जाने बराबर था। और इसलिए कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एक दूसरे से इतने दूर, इतने विलुप्त रहने के कारण यहाँ के आदिवासी लोग नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा बहुत लंबे समय बाद सिर्फ विचारों के ट्रांसमिशन और विचारों के रिसेप्शन से आपस में वार्तालाप करने की एक कुदरती क्षमता को विकसित करने में कामयाब रहे होंगे। दोस्तों, ये बात तर्कसंगत नहीं है और साइंस के साथ इसकी सीधी टक्कर है। फिर भी ब्रिटेन से जो कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया गए, जिनमें कई वैज्ञानिक भी शामिल थे, उन लोगों ने इन आदिवासियों की टेलीपैथिक क्षमता का स्वयं अनुभव किया है। तो चलिए पहले आपको इस अनुभव का एक हैरत अंगेज सच्चा किस्सा सुनाता हूँ। जब ब्रिटिश गोरे लोग ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की पहली मुलाकात में आए, तब इन गोरों को ये आदिवासी अजूबे जैसे लगे थे और इसलिए कई ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ऑस्ट्रेलियन आदिवासियों के कुछ मरे हुए लोगों के कंकालों को ब्रिटेन भिजवाया ताकि इन पर रिसर्च की जा सके। इसके बाद ब्रिटेन में ऑस्ट्रेलियन आदिवासियों की अस्थियों पर रिसर्च किए गए और इसके बाद ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अंत में इन लोगों के कंकाल को ब्रिटिश म्यूजियम को दे दिया। लेकिन ब्रिटिश म्यूजियम ने सोचा कि इन आदिवासियों के कंकाल को वापस ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाए ताकि उनके परिवारजन उनकी आस्था के मुताबिक इन कंकालों की अंतिम विधि कर सके। ये मानव अस्थि कंकाल जो थे वो एक ऑस्ट्रेलियाई आइलैंड कोंडामुका के रहने वाले लोगों के थे, इसलिए इन अस्थियों को वहां के लिए ब्रिटिश जहाज में रवाना किया गया।
अब दोस्तों इसके बाद ये ब्रिटिश जहाज जब कुछ महीने बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, तब क्वींसलैंड पर जहाज के पहुंचने के कुछ समय पहले ही वहां के लोकल आदिवासी इस अस्थि अवशेषों को लेने के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ब्रिस्बेन के बंदरगाह पहुंच गए। अब विचित्र बात यह है कि इन आदिवासियों को इस बात से किसी ने भी अवगत नहीं करवाया था कि उनके लोगों के कंकाल एक ब्रिटिश जहाज में ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं। इन आदिवासियों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर भी वो ब्रिस्बेन के बंदरगाह पर इकट्ठा हुए और जब ब्रिटिश जहाज वहां पहुंचा तब ब्रिटिश वैज्ञानिकों के आश्चर्य का पार नहीं था। वो अचंभित थे कि इन लोगों को यहाँ आने की खबर किसने दी। वैज्ञानिक द्विधा में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि शायद कोई छठी इंद्री या मानसिक शक्ति जैसी टेलीपैथिक पावर हो भी, तो भी वो दो इंसानों के बीच हो सकती है ना। यहाँ पर तो ये कंगाल है, इन कंगालों ने कैसे संदेश भेजा होगा कि वो ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं। दोस्तों ये घटना तब उस वक्त बहुत ही चर्चित हुई थी, लेकिन इसके मूल किसी को पता नहीं थे। अब दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट में एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आपको दे दूं कि ब्रिटिशरों ने जब अपने लोगों की पहली कॉलोनी ऑस्ट्रेलिया में स्थापी तब वो साल था 1788 और जनवरी का महीना था, और उस वक्त ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले सभी लोग अपराधी थे, जिनमें से ज्यादातर तो मर्डरर थे। अब उस वक्त साम्राज्यवादी ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया पर अपना कब्जा करके उस पूरे खंड को अपने ताबे में लेना चाहता था। हालांकि यूरोपियनों ने ऑस्ट्रेलिया साल 1606 में ही ढूंढ लिया था। एक डच एक्सप्लोरर विलियम जेन्सजोर ने इसे खोज निकाला था, लेकिन ये एक दूर वीरान में दूसरी दुनिया थी, इसलिए यूरोप से वहां तक जाकर वहां पर रहने के लिए खासकर कोई तैयार नहीं था। लेकिन ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज ये चाहते थे कि उनके लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में बसाना चाहिए ताकि ये वहां पर कॉलोनी स्थाप सके और ये पूरी भूमि ब्रिटेन की हो जाए। इसलिए जब लोग वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं थे तो लोगों को वहां पर जाने के लिए मजबूर किया गया। ब्रिटिश अदालतों को सरकार का पूरा समर्थन मिला और उस समय ब्रिटिश अदालतें खूनियों को फांसी की सजा और लुटेरों को 20 साल की सजा सुनाती थी। और जिन खूनियों को और लुटेरों चोर कुचक्के को ब्रिटिश अदालतों ने सजा सुनाई दी थी या सुना रही थी, उन सभी के लिए अब एक ऑप्शन उपलब्ध करवाया गया कि जिन लोगों को फांसी से बचना हो या 20 साल की सजा से बचना हो, वो सभी कैदी अपना देश छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चले जाए और जीवन भर हमेशा के लिए वहां पर ही रहे। उनको फिर कभी भी ब्रिटेन वापस आने की अनुमति नहीं थी। इन गुनहगारों में कई सारी महिलाएं भी थी। अब ये जो गोरे यूरोपियन गुनहगार थे वो अपनी सजा से मुक्त होने के लिए ऑस्ट्रेलिया आ गए और अंततः इन सभी क्रिमिनलों को ऑस्ट्रेलिया बसाया गया। लेकिन उन्हें ये ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी देखने को भी पसंद नहीं थे, इसलिए वहां पर भी इन गोरे क्रिमिनल्स ने ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों पर जुल्म करना और उनका सफाया करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों इन लोगों के इस जंगलियत भरे व्यवहार का धीरे धीरे बाहरी दुनिया के लोगों को भी पता चला और इस बात की जानकारी एक अमेरिकी महिला जिसका नाम था मार्लो मॉर्गन उसको भी मिली। और ये महिला दया भावना की भावना से ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के साथ खड़ी हुई और इसने ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए। ये अमेरिकी महिला ऑस्ट्रेलिया गई और वहां के आदिवासियों के साथ भी रही। सालों तक इस महिला ने आदिवासियों के बीच रहकर उनके शिकार की पद्धति, उनकी मान्यताएं, उनके पोशाक, उनके पहरवेश, उनके नृत्य सबके बारे में समझा और सीखा। लेकिन इस महिला को एक बात बहुत ही हैरानी भरी लगी और वो ये थी कि जो कोई आदिवासी दूर दर्राज की दूसरी बस्ती में अकेला रहता हो या कम लोगों के साथ रहता हो, वहां पर अगर कोई बीमार पड़ जाए या कोई इमरजेंसी सिचुएशन में आ जाए, तब इस मार्लो मॉर्गन के कबीले के लोग, वहां के चिकित्सक उस दूर दराज की जगह पर जाने के लिए निकल जाते थे। और एक बार नहीं, इस महिला ने ऐसा बार बार कई बार देखा। और ये बात इस अमेरिकी महिला को बहुत ही विचित्र लगी कि दूर दर्राज की किसी छोटी बस्ती में कोई मौत से जूझ रहा हो, उस आदिवासियों को बचाने के लिए यहाँ के आदिवासी बिना कोई संदेश कैसे चले जाते थे, इन्हें उनका कैसे पता चलता था। और जब जब मार्लो मॉर्गन इस बात को उन आदिवासियों से पूछती थी तो सिर्फ एक ही जवाब हमेशा मिलता था और वो ये था कि उन्हें कुदरती ही ऐसा पता चल जाता था, जैसे कोई कुदरती संदेश ही मिल जाता था और वो निकल पड़ते थे। वैसे तो ऐसा होना असंभव था, फिर भी ये अमेरिकी महिला कई बार ऐसे विचित्र प्रसंगों की साक्षी रही थी। मार्ले मॉर्गन ये मानने को ही तैयार नहीं थी कि ये संदेश ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों को टेलीपैथी के द्वारा मिल जाते थे।
फिर भी वो अपनी आंखों के सामने ऐसी घटनाएं कई कई बार देख रही थी। अब इस बात की जानकारी इस अमेरिकन महिला ने अपने अमेरिकी कुछ वैज्ञानिक साथियों को भी दी। लेकिन विज्ञान जब तक ऐसी बातों का बार बार प्रायोगिक रूप से एक्सपेरिमेंट नहीं करता और इसके हर बार एक ही रिजल्ट नहीं मिलते, तब तक इसकी स्वीकृति भी देने वाला नहीं था। इसके बाद सालों गुजरते रहे। हालांकि इस पर कोई ठोस रिसर्च तो नहीं हुए, लेकिन सालों के गुजरने के बाद वैज्ञानिक भले ही विज्ञान के दायरे में न आती हो, लेकिन इस टेलीपैथी के कई सारे प्रसंग, कई सारी घटनाओं को अपने दस्तावेजों में शामिल करते रहे। और ऐसी एक घटना साल 1959 में बनी। इस साल हुआ कुछ ऐसा कि दुनिया की सबसे बड़ी अणु सबमरीन जो अमेरिका की थी और जिसका नाम था न्यूटिलस, वो लगातार 16 दिनों से एंटार्क्टिक महासागर के अंदर प्रयाण कर रही थी। और इस सबमरीन में उस वक्त अमेरिकी नौकादल के अधिकारियों के साथ एक आम नागरिक भी था जो टेलीपैथी करना जानता था। इस नागरिक को पारलौकिक गतिविधियों का अभ्यास करने का शौक था। अब दोस्तों, ऐसी बातें अमेरिकी नौकादल को शूट तो नहीं कर रही थी, फिर भी ये दौर था कोल्ड वॉर का और इस वक्त भौतिक या अभौतिक जो भी चीजें हो, इन सभी चीजों का इस्तेमाल शत्रु को हराने के लिए अमेरिका कर रहा था। अब दोस्तों, इस परमाणु सबमरीन में जो नागरिक मौजूद था उसने कुछ रेखा चित्र ड्रॉ किए और इसका संदेश अपने मित्र को टेलीपैथी द्वारा भेजा। जो मित्र इस सबमरीन से 1600 किलोमीटर दूर अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में बैठा था और उसके मित्र के साथ भी कुछ अमेरिकी नौकादल के अधिकारी थे। अब दोस्तों, परमाणु सबमरीन में बैठे इस नागरिक ने जो टेलीपैथी के द्वारा संदेश अपने मित्र को हजारों किलोमीटर दूर भेजे, उस मित्र को उनमें से सभी तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ संदेश प्राप्त हुए। उसने अपने मन से कुछ रेखा चित्र बनाए और जो दर्शाते थे कि जो सबमरीन में बैठा नागरिक था उसकी टेलीपैथी के करीब 75% संदेश यहाँ इस मित्र को मिल रहे थे। ये 75% रिजल्ट को देखकर अमेरिकी नौसेना के अधिकारी आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन खैर, उन्हें रिजल्ट से मतलब था, प्रोसेस से नहीं, फिर चाहे वो वैज्ञानिक हो या ना हो। और दोस्तों, इस बात की पूरी नोंद लेकर इसके पूरे रिकॉर्ड्स अमेरिका के पेंटागन भेजे गए और उस ठंडे विग्रह के दौर में ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट अमेरिकन नौसेना और अमेरिकन वायुसेना ने भी किए। और ऐसा नहीं कि टेलीपैथी के ऐसे एक्सपेरिमेंट्स सिर्फ अमेरिका की आर्मी ने ही किए, यूएसएसआर की आर्मी भी ऐसे ही पारलौकिक प्रयोग कर रही थी जो बाद में बाहर भी आए। साल 1967 में रशिया की एक मैगजीन जिसका नाम था नकाउ ई जीजन यानी कि साइंस एंड लाइफ, इस मैगजीन ने एक लेख प्रकट किया और इसमें इस मैगजीन ने पूरी डिटेल लिखी थी कि रशिया के नौसेना के अधिकारियों ने टेलीपैथी के कई सारे सफल प्रयोग किए हैं। नौकादल की एक अणु सबमरीन वित्स्याज में बैठे हुए कुछ टेलीपैथी के एक्सपर्ट लोगों ने सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने दोस्तों को सबमरीन की एग्जैक्ट लोकेशंस टेलीपैथी के ही द्वारा भेजी थी, जिसमें लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड के सटीक आंकड़े थे और करीब 50% से भी ज्यादा ऐसे प्रयोग सफल रहे थे। इसके अलावा दोस्तों, एडवेंचर के शौकीन कई लोग जो अमेरिका या रशिया या यूरोप में सुदूर पर्वतारोहण के लिए जाया करते हैं, इनमें से कई सारे लोग बीहड़ों में फंस जाते हैं। और दोस्तों, ऐसे कई लोगों ने ये कबूला है कि टेलीपैथी के द्वारा उन्होंने जो हेल्प मांगी थी, आसपास जाने वाला कोई जहाज, कोई व्यक्ति या कोई काफिले ने आश्चर्यजनक रूप से उनके ये संदेश पा लिए थे और उन्हें बचा लिया था। दुनिया में टेलीपैथी की ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो आज भी हमें आश्चर्य में डालती है। टेलीपैथी हर आम इंसान के साथ होती है, लेकिन वो कंट्रोल तरीके से नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि जो एक्सपर्ट्स टेलीपैथी को करने की मेथड को जानते हैं वो ही 70 to 75% तक कंट्रोल्ड तरीके से टेलीपैथिक रिजल्ट को पा सकते हैं। और इसीलिए आज टेलीपैथिक पर विश्व भर में रिसर्च हो रहे हैं। अब इस टेलीपैथी को हमने कब जाना, तो इसके मूल 19वीं सदी में मिल जाते हैं। लेकिन जो ये शब्द है टेलीपैथी, इंग्लिश शब्द, वो दरअसल 2 ग्रीक शब्दों से बना हुआ है, जिसमें एक है टेली यानी कि दूर का और पैथी या फिर पैथोस का अर्थ संवेदना या अनुभव होता है। और साल 1882 में एक ब्रिटिश कवि ने इस टेलीपैथी शब्द की मोहर लगा दी और इसके बाद लंदन में एक संस्था ने बकायदा टेलीपैथी करने की एक प्रयोगशाला का भी निर्माण किया था। और इसके बाद टेलीपैथी की दुनिया में अंधकार युग आ गया और करीब 1 शताब्दी तक इसके रिसर्च को भुला दिया गया। लेकिन फिर करीब 1 सदी बाद चार्ल्स हॉनोल्टन नाम के एक अमेरिकन पैरासाइकोलॉजिस्ट ने
अमेरिका की न्यू जर्सी में टेलीपैथी की एक आधुनिक लैब की स्थापना की और जिसमें इस पैरासाइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसका रिजल्ट 40-45% तक रहा। भले ही ये आंकड़ा कम हो, फिर भी इतना तो बड़ा है ही कि विज्ञान के क्षेत्र में लोगों को टेलीपैथी के बारे में फिर से विचार करने के लिए विवश कर दे। इसके बाद तो दोस्तों टेलीपैथी शब्द आम लोगों के मुंह पे भी चढ़ गया। इतना ही नहीं, अपोलो 14 में चंद्र से एक अंतरिक्ष यात्री ने पृथ्वी पर टेलीपैथी के द्वारा संदेश भेजे थे। टेलीपैथी रिसर्च का विषय बन गया, लेकिन फिर भी इसके जो परिणाम आते हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं, इसलिए आज भी ये विज्ञान के दायरे से बाहर है। हालांकि इसे करने की वैज्ञानिक रीत या विज्ञान के प्रयोगों में इसे कैसे किया जाता है उस पर और किसी दिन चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप सबके लिए एक सवाल कि क्या टेलीपैथी सच है या एक कोरी कल्पना? इसका निर्णय आपको लेना है और हमें कमेंट में बताना है कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।